सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। काफ़ी समय के बाद ऑनलाइन आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं, है ना। तो जो भी व्यक्ति अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में उसको अच्छे तरह से सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो उसके बहुत ही ज़्यादा उसके उनके जो भी क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कॉमनली पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है आज मैं व्यूअर से क्लियर कर दूंगा। सो चलो शुरू करते हैं। तो पहली जो कंसेप्ट है आज हमें समझना है वो यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से व्हाट इज मीन बाय पोर्टफोलियो। तो देखो यार, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पर उनको समझ में नहीं आता है इन्वेस्ट कैसे करें। जैसे कि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर है या फिर धोनी है या बहुत सारे और भी लोग हैं। वो आके बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड सही है, लॉन्ग टर्म के लिए इसका भविष्य बनाओ, उसका भविष्य बनाओ, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। सो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। उसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, ये वो, अमकाना टिमकाना ढिमकाना, है ना। तो देखो सिंपल सी बात समझो, नियर अबाउट 5,000 के आसपास इंडिया के अंदर जो कंपनीज है वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी इन्वेस्टर अपना जो अमाउंट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं जिनके पास मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होता है, जैसे कि आज हम थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं, तो उस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट करके अपने सारी इंटेलिजेंस लगा के बहुत सारे पैरामीटर्स को वो फोकस करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट करते हैं। तो पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, उन 5,000 कंपनियों में से सिलेक्टेड कुछ कंपनीज होती है, ठीक है। तो क्योंकि आप अपनी इनकम जो है कभी भी, मतलब एक कहावत है ना कि आप सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, है ना, नेवर पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि फूट जाएगा, अगर वो बास्केट को कुछ हो गया तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगा। तो वैसे अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह पे हम कभी स्टोर करके नहीं रखते। तो ये जो म्यूचुअल फंड में क्या होता क्या है, वो बंच ऑफ लेके 10, 15, 20, 35, हर एक का अपना अपना अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, क्राइटेरिया है ना। तो ऐसे कंपनीज निकालते हैं। तो ये और उसको जो ग्रुप ऑफ कंपनीज रहते हैं उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे हर कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो भाई हमारा जो इनकम है वो कैसे ग्रो हो, हमारा पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो एक बात तो बेसिक सी आपको समझ में आ गई, म्यूचुअल फंड मतलब क्या रहता है। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड वो क्या करते हैं, एक बंच ऑफ कंपनीज निकालते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, उनके इंटेलिजेंस के द्वारा, और उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। और उसके अंदर कुछ परसेंटेज में अपना अमाउंट रखते हैं। अब अलग अलग इन्वेस्टर जो है उनका अलग अलग माइंडसेट है ना। तो आपके वॉरेन बफेट कुछ अलग कहते हैं, चार्ली मंगर का अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, राकेश झुनझुनवाला का अलग सेटअप है ना, केडारिया जी का अलग सेटअप है। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, कुछ कहते हैं 7, 8, 9, 10 रखो, कुछ कहते हैं कि 15, 20 रखो, कुछ रखते हैं 15, 30 रखो। तो सबका अपना अपना हिसाब है भाई, है। बट एक मोटा मोटी बात सिंपल सी समझ लो कि आप पोर्टफोलियो में उतने स्टॉक्स रख सकते हैं जितना स्टॉक्स के आप स्टडी कर सकते हो, मतलब जितना आप समय दे सकते हो स्टॉक्स के लिए, जितने स्टॉक्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। सो बेसिक सा मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग, पहली बात जो ये है कि पोर्टफोलियो में आपको मिनिमम डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखनी होगी, है ना, जो भी रहेगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कंपनी को निकालना पड़ा, पहली बात, क्योंकि आप सारा जो अमाउंट है किसी 1, 2, 3, 4, 5 कंपनी में नहीं डाल सकते। दूसरी बात, उतने नंबर ऑफ कंपनीज आप रखना कि भाई जिसका आप स्टडी कर सकते हो, जिसके ऊपर आप देख सकते हो, अगर आपको जरूरत मिले मंथली, एनुअली, या आपको क्या कह सकते हैं 6 मंथ के बाद, या जो कोई अगर मेजर इंसिडेंट होता है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उनकी चीज़ों के आप देख सकते हो इसे इस तरह से। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूँ ताकि आपको बेसिक जानकारी मिले यहाँ से, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो के अंदर दो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, हाउ मेनी स्टॉक्स एंड विच स्टॉक्स। कि चलो ठीक है भाई, पहली तो बात आपको समझ में आ गई कि कितने स्टॉक्स रखने हैं, जितने स्टॉक की आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप 10 स्टॉक्स की कर सकते हो तो 10 करो, 15 करो, 20 करो, 25 करो, है ना।
तो जनरली अगर आप देखोगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, वो 25-30 ऐसे कुछ तो स्टॉक्स रखते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का एक प्रॉब्लम है यार, उनके ग्रोथ बढ़ने की एक लिमिटेशन है। सेबी ने क्या कहा है कि अगर कोई भी स्टॉक्स हो उसमें आप आपके टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है पर्सन का, उससे 10% से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस है। तो कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका म्यूचुअल कोर जो कंसेप्ट है या कंपनी है वो काफी बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है कि लिमिटेशंस आ जाती है, आप उसमें चाहकर भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो रेगुलेशंस है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात है विच स्टॉक्स, कौन से कंपनीज को डालें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में या फिर आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसको कवर करेंगे कि भाई कौन से स्टॉक्स डालूं, इतने सारे स्टॉक्स हैं, है ना। हर कोई, आप जितना इंस्टाग्राम देखो, आप जितना यूट्यूब देखो, आप कितनी भी चीज सारी चीजें देखो, वो हर लोग कोई अलग अलग स्टॉक के बारे में बताए। सो ये वीडियो में हम एक बेसिक से ऐसे स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, बहुत ही कॉमन कॉमन लॉजिक्स रखेंगे, जिससे कि आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि खुद से भी आप ये चीजें कर सकते हो, है ना। सो कोई भी किसी भी यूट्यूब को फॉलो करने से या बहुत जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई यूट्यूब फॉलो करते हैं, कोई इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, कोई व्हाट्सअप फॉलो करते हैं, कोई एप्लीकेशंस परचेस करते हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को इसमें बहुत नुकसान झेलते हुए देखा है। काफ़ी समय तक उनका कैपिटल जो है वो निगेटिव में रहता है और प्रॉपरली वो डेवलप नहीं करते। वो सेबी रजिस्टर्ड होने के बाद भी कभी कभी ऐसे होता है, बिकॉज मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता है। तो हम अपना सिंपल सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते कि भाई कैसे हम इसको प्रोसीड करें। तो हाउ मेनी स्टॉक्स, आप देखो कितने स्टॉक्स का स्टडी कर सकते हो, कितने लोगों के बारे में बात कर सकते हो। तीसरा होता है विच स्टॉक्स, कौन से, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो एक नंबर ऑफ स्टॉक्स या बंचेस है, वो अलग अलग चीजों में रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बास्केट्स देखें, जैसे कि ये सेक्टर्स है, हम यहाँ पे रहते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आईटी सेक्टर है, तो जो भी, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल में यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, जैसे कि आप सबसे टॉप पे कहा जाता है रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में कि टीसीएस सबसे बढ़िया कर रही है, फिर बाद में इन्फोसिस आता है, एलटीआईएम भी अच्छा कर रही है, एचसीएल भी कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती है आईटी सेक्टर में। अगर आपने परसिस्टेंट के बारे में सुना है, कोफर्ज के बारे में सुना है, या किसी और कंपनी के बारे में भी सुना है, तो वो कंपनीज गलत नहीं है, उनका मतलब वो बुरी नहीं है। मैं ये आपको जस्ट बता रहा हूं कि कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लें, विच स्टॉक्स, है ना। तो पहली तो बात, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, है ना, अलग अलग सेक्टर में बटा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि कौन से सेक्टर में, ये आपके खुद के इंटेलिजेंस के हिसाब से होता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा करने वाला है तो आप आईटी में डालो, है ना। अगर आपको लगता है नहीं यार बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, बैंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है, मैं इसके साथ, देखो कभी भी आप, अगर कभी भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई इन्वेस्टर की बहुत बढ़िया चीज है, आप कोई भी ऐसा स्टॉक्स मत लो जिसमें आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइफ टाइम नहीं रख सकते। मतलब आप जब भी कभी भी आपको कोई भी स्टॉक परचेस करना है, कोई भी शेयर परचेस करना है, तो ऐसा शेयर कभी मत परचेस करो कि बाद में आपको लगे कि यार इसमें से मैं पैसे निकालूं, है ना। अगर आपने जो डाला हुआ पैसा है वो आप उसमें लाइफ टाइम में वैसे ही रख सकते हो, सिर्फ आपको जब जरूरत है तब वहां से आप ऑफकोर्स निकालना तो पड़ेगा आपको, है ना। तो निकालोगे, बट फिर बाद में डाउट आ रहा है, मैंने गलत डिसीजन लिया, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है तो आईटी सेक्टर की कुछ अभी आप सोच सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है तो समझो फॉर एग्जांपल आपको एचडीएफसी अच्छा लग रहा है, एक्सिस लग रहा है, किसी को कोटक अच्छा लग रहा है ना। किसी को एनबीएफसी में मतलब नॉन बैंकिंग सेक्टर में आपको बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, या किसी को कुछ और भी अच्छा लग सकता है, किसी को एसबीआई अच्छा लगता है, किसी को पंजाब नेशनल बैंक, किसी को बंधन, किसी को कुछ, है ना। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ सीधा सीधा कि किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, कैसे आपको चुनना है आपके स्टॉक्स को, है ना। तो पहली तो बात स्टॉक्स, आप पहले तो सॉरी आपके सेक्टर को डिसाइड करो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि आईटी सेक्टर से आपके पास और ये सारे उसमें कंपनीज है जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है। दूसरी बात, या फिर आपने जिनका नाम सुना है या आपको लगता है कि ये ग्रो कर रही है ना। दूसरी बात, बैंकिंग
बैंकिंग में आपको अच्छा ये चीजें आपको अच्छी लगती है। हाँ, और एक बात सुनना, बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग ना ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है है ना, कहीं से सुन लिया, कोई यूट्यूबर बता रहा है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये है, ऐसा है, वैसा है, या फिर कोई और बंदा बंदा बता रहा है ये। देखो, कभी भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो, अगर वो अच्छा भी है तो ठीक है, फिर भी अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है, आप उसके बिजनेस को ठीक से समझ नहीं सकते, आपको फेथ जनरेट नहीं हो रहा है किसी कारणवश ऐसे कंपनीज के ऊपर, तो प्लीज उसको स्किप करना। ठीक है, जिस चीज को आप नहीं पहचानते, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैंकर्स रहते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, आईटी में डालते हैं अपना पैसा, और आईटी वाले क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में डाल देते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना, उनको जिस चीज के बारे में पता नहीं होता है, बहुत बार हमारा जो इंटरेस्ट होता है लगता है कि ये नहीं, ये सही है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी आपके आजू बाजू में देखो, जो कंपनी का आपको ज्यादा एग्जिस्टेंस दिखता है वही आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बहुत फैंसी कंपनी ढूंढो मत। ठीक है, सिंपल सी बात रखना। ठीक है, तीसरी चीज है रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर आपको इरिडा या फिर और भी कुछ लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारा इसका धूम चल रहा है, तो आप सोच सकते हो। अभी ये सेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में, या जैसे यहाँ पे एपीएल अपोलो हॉस्पिटल है, डिवीज फार्मा है, या फिर वहाँ पे आपको सन फार्मा है, या एफएमसीजी आप देख सकते हो, यहाँ पे हल लिखा है ना। फिर बाद में डी मार्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, नेस्ले है, वीबीएल है, ब्रिटानिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में आप डिफेंस सेक्टर को ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, फिर बीईएल है, सोलर इंडस्ट्रीज है, ये माझगांव डॉक है, एमटीआर है, बीडीएल है, जो भी आपको कंपनीज है ना ठीक लगती है। अब ये सेक्टर्स भी कौन से चूज करने हैं, ये भी आपको डिसाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पोर्टफोलियो बना रहे हो अपना खुद का, तो आपको सेक्टर्स कौन से लग रहे हैं। जैसे कि किसी को ना ये डिफेंस में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा फॉर एग्जांपल, है ना, किसी को लगेगा यार नहीं, एफएमसीजी हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है ना, एफएमसीजी मतलब डेली डेली चीज लोग परचेस करते हैं, तो ये चलने ही वाला है, ये कभी बंद पड़ने वाला है नहीं। और हेल्थ केयर का तो कोविड में भी चला है, तो हमेशा ही चलेगा भाई, है ना। तो फिर वो बंदा क्या बोलेगा, नहीं भाई मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्थ केयर में जाएगा, एफएमसीजी में जाएगा, और रेलवे भी डेली चलती है तो शायद रेलवे में भी डाल दे। समझने का मतलब है सेक्टर वो चुनो जिसके ऊपर आपको भरोसा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेलवेज के सेक्टर्स है, तो रेलवे की कुछ कंपनीज है, जैसे आरवीएनएल है, आईआरसीटी है, टाटा स्टील है इसमें। अब टाटा स्टील, ये अल्स्टोम करके, एएलओ या फिर बीएचईएल जो है, ये सपोर्टिव कंपनीज है जो रेलवे में अलग अलग चीजें करने में काम करती है। ठीक है ना, स्टील वगैरह प्रोवाइड करना। अगर मोटर्स की बात करें, गाड़ियां, उसमें ईशर है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, एक्सेट्रा। स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हैं हम, है ना, तो स्टॉक मार्केट के अंदर सीडीएसएल लिस्टेड है, एंजल वन है, स्कैम्स है जो उसके ऊपर काम करती है। एनर्जी में वैसे रिलायंस, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, इनके आपने देखे होंगे, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं। होम डेकोर में अलग अलग होती है चीज़ें, एशियन पेंट्स है, घर में हम बहुत ज़्यादा टाइटन्स की वगैरह वॉचेस वगैरह यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर में एलटी है, पिडीलाइट है, आप एस्ट्रल ले सकते हो, सीमेंट की बहुत सारी कंपनीज ले सकते हो। फूड में बिकाजी, ब्रिटानिया, जुबिलेंट यानी आपका डोमिनोज, है ना, उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इनमें पोटेंशियल है इस सेक्टर में आगे जाके ग्रो करने का, तभी इनमें आप सोच सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ज्यादा ऐसा साइंटिफिक नहीं जाना है ना, जैसे ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा क्या बोलते हैं, धुरंधर नहीं बनना है शेयर मार्केट में। सिंपल सिंपल माइंडसेट रखने का, बहुत ही क्लियर माइंडसेट रखने का, जो दिखता है और जो प्रोजेक्टाइल जो ग्रोथ दिखती है उसी के ऊपर फोकस करने का। जिस भी सेक्टर में आपको फेथ है, या जो भी सेक्टर आपको बढ़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसमें आप सोच सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से पहले तो आपको सोचना है कि किस, और भी बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं, केमिकल सेक्टर्स रहता है या इत्यादि अलग अलग, या ये हमारे क्या बोलते हैं ग्रॉस लेवल के सेक्टर्स है। अगर हम, ये जनरल पीपल के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है ना। तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपने एक बार सेक्टर चुन ले कि चलो इसमें से मैं ये 3-4 सेक्टर चुनूंगा, और ये 4-5-10 या जितने भी सेक्टर्स आपके होंगे, अब मेरे को उसमें से ये सिलेक्टेड कंपनीज है 10-12-15, मेरे को पता नहीं है ना, पर ये कंपनीज है उस पर्टिकुलर सेक्टर में से अभी मेरे को चुनना है, मेरा पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैं किस बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो बनाऊं भाई मेरा। ठीक है, तो देखो यार, अभी सिंपल सी बात है। ठीक है,
अब आपके पास एक पर्टिकुलर सेक्टर्स आ गए और सेक्टर्स के अंदर के आपने कंपनीज निकाली जो भी आपको ठीक लगती है, तो पेन पेपर लेके उसको लिख लेने का हमारे पास, ठीक है। अब जाएंगे हम क्राइटेरिया समझने की कि भाई क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, ठीक है। किस कंपनी को हम सिलेक्ट करें, क्यों करें, है ना। किसको चूज करें, हमारा पोर्टफोलियो बनाना है, हम किसको चूज करें, क्योंकि वी आर हमने जो मेहनत करके लक्ष्मी कमाया है, जो पैसा कमाया है, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाके कुछ ग्रोथ मिले। तो हम ऐसे ही किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, है ना। पता चला फिर बाद में वो कुछ केओस हो गया, कुछ हो गया, है ना, तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच विचार करके, और बहुत बेसिक बेसिक प्रिंसिपल दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ क्या बोल सकते हैं टेक्निकल या फिर कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल पार्ट नहीं प्ले करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल और सबको समझ में ऐसे बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अब सिंपल एक क्राइटेरिया क्या रखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्राइटेरिया जो होता है हमारा, ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया। तो अभी तक सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस रहा है, जैसे कि अगर हम इंडिया की ग्रोथ देखें शेयर मार्केट की तो भाषा में, तो हम कहते हैं कि भाई निफ्टी 50 का ग्रोथ देखो आप, निफ्टी 50 किस तरह से ग्रो हो रही है। निफ्टी 50 मतलब क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो होती है वो किस प्रकार से ग्रो कर रही है, उसका एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो आपके टॉप 50 कंपनी इस स्पीड से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो जनरल आइडिया होता है, कुछ लोग कहते हैं कहीं स्टडीज में 12% आता है, किसी स्टडीज में 15% आता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास कुछ समझना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपका सारा पैसा उठा के निफ्टी 50 के इंडेक्स में डाल दो, ठीक है। इंडेक्स जो है वो टॉप 50 कंपनी को मेंटेन करके रखेगा, आपका पैसा हमेशा उन्हीं कंपनीज में जाएगा। आपको 12% से आगे 110% आपको रिटर्न्स मिलेंगे पर ईयर, है ना। बैंक्स कितनी देती है आपको, 5 6 7 8, है ना, आपके एफडी के ऊपर या के ऊपर। सिंपल निफ्टी 50 में डाल दो, आपको वो 10-12% से आगे ही आपको रिटर्न मिलेगा, है ना। सिंपल सी बेसिक सब। तो जिसको भी ज्यादा, और एक मजे की बात बताता हूँ, जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स है ना, समझो 100 म्यूचुअल फंड्स है अलग अलग, एसबीआई का है, एसबीआई के 10-15 म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी के 10-15 है, आईसीआईसीआई है, या फिर और भी पराग, ये वो एक्सेट्रा, एक्सिस, सबके म्यूचुअल फंड है। हाँ, अगर आप उसमें से अगर आप निकालोगे तो तकरीबन 80-90% म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 को भी बीट नहीं करते, उनका उतना भी आउटपुट नहीं है, रियल लाइफ में बता रहे हैं, ठीक है, जो कि सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना। तो बहुत बार कभी कभार सिंपल रहना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकमिंग लाइक मोर स्मार्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कब बनने से। तो ऐसा कहा जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। सिंपल अगर माइंडसेट एक टेंशन फ्री रहे तो सिंपल इंडेक्स में डाल दो, बात खत्म। बट चूंकि हम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, हम एफर्ट्स दे रहे हैं, तो हम 12% या 15% से थोड़ा ज्यादा ही चाहिए हमें, वी वांट मोर, है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा सोच सकते हैं कि जैसे कि हम हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है निफ्टी 50 को बीट करता है ना। अभी कैसे ढूंढेंगे भाई, गूगल फाइनेंस सबके पास फ्री में रहता है, आपके गूगल सर्च इंजन में डालो गूगल फाइनेंस, वहां पे आपको सर्च में आएगा, उसमें निफ्टी 50 डालो और कंपेयर करो किसी भी स्टॉक्स के साथ। तो अगर आपका स्टॉक का परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली बता रहा हूं, मतलब अब तक जितने भी 20-25 साल हुए हैं, अगर आपके कंपनी ने निफ्टी 50 को बीट किया है हमेशा, यानी इसका मतलब वो भाई पिछले 20-25 साल से उसका एक्सपीरियंस है कि वो निफ्टी 50 से ज्यादा ही रिटर्न देता है, ज्यादा ही ग्रो होता है, इसका मतलब आगे भी वो ग्रो होगा भाई, है ना। देखो हम कोई भी व्यक्ति आगे क्या होने वाला है और कैसे ग्रो करने वाला है, इसका कोई सोच नहीं सकते, कोई फिक्स नहीं बता सकता कि यही आगे जाएगा। बट हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई उनके मैनेजमेंट में कैसे काम किया था, है ना, पिछले 10-15-20 सालों में उन्होंने कैसे काम किया था। तो अगर उनका मैनेजमेंट और उनका एक्सपीरियंस है कि 15-20-25 सालों में उन्होंने निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दिए, तो भाई संभावना है इससे आगे भी आएंगे, क्योंकि इससे बेटर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। रादर देन पुटिंग फेथ ऑन समवन हु इज टोटली न्यू, है ना, इससे अच्छा है कि भाई जिन्होंने अच्छे प्रीवियसली काम किया है, जिनका अच्छा ग्रोथ है, उसके ऊपर फोकस करो। सो पहला हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि निफ्टी 50 को जिसने बीट किया है उसको चूज करना। तो जो भी आपके सेक्टर्स है ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर्स है, उसमें आपके पास 10-15 आपने नाम निकाले थे, एसबीआई निकाला था, पीएनबी निकाला था, बंधन निकाला था, है ना, आईसीआई निकाला था, कोई एचडीएफसी निकाला था, कोटक निकाला था, जो भी निकाला था,
तो भाई एक एक कंपनी को निकालने का, निफ्टी फिफ्टी के साथ उसके ग्रोथ को चेक करने का। तो इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करती है उसको टिक मार्क करने का, जो नहीं फुलफिल करते उसको काट के फेंक देने का, सिंपल सी बात है ना। फिर बाद में क्या करने का, हिस्ट्री चेक करने की। देखो सिंपल सी बात है, व्हाई वी नीड टू चेक हिस्ट्री। हिस्ट्री मींस वो जो कंपनी है ना आपका, वो कल परसों पैदा नहीं होने वाली चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा धूम होती है, जैसे आईपीओ आता है बहुत सारी कंपनीज क्या बम से मार्केटिंग करती है, तो बहुत लोगों को लगता है बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। भाई उसकी हिस्ट्री देखो, पिछले 50 5 10 15 सालों में कैसे उन्होंने डेवलप किया है ना। अब ये आपका टोटली खुद का रिस्क है। अगर आप नए कंपनी में जाना भी चाहते हो सकता है वो पोटेंशियल हो, आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा मल्टीप्लाई कर सके, हो सकता है। अगर आपके पास उतना फेथ है, आपके पास उतना डाटा है और आपको उसका ना उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हो, है ना। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर हमारे पास प्रीवियस डाटा होने वाली चीजें हैं, अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, मोनोपोली, एंट्री बैरियर एंड ब्लू चिप्स, है ना। भाई आप जिसमें आपका हर्ड देखो, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बात नहीं करता, है ना। कोई रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रहता है, बट मैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि भाई अपना पैसा जो है हम जो डाल रहे हैं उसका रिटर्न आना चाहिए, पैसा सेफ रहना चाहिए, उसके ऊपर पैसा आना चाहिए, दैट्स ऑल। बिकॉज वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग देयर ना, हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बस रिसर्च कर रहे, फिर उसके ऊपर रिलैक्स रह रहे, है ना। तो अब सिंपल सी बात है कि आपका जो भी कंपनी है वो आपका इधर मोनोपोली होना चाहिए, मतलब जो भी आपने सेगमेंट चुना है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंट सेगमेंट, है ना। अगर आप देखोगे पेंट सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे बिरला है, फिर आपका जैसे एशियन पेंट है, आपका बर्जर पेंट है, आपके नेरोलैक है, और बाकी सारे बहुत सारी कंपनीज रह सकती है। अब भाई उसमें सिंपल सी बात है, पिछले 20 25 15 20 जो भी साल है, उसमें एशियन पेंट्स ने नियर अबाउट 60% टू 70% मार्केट को होल्ड करके रखा है ना। मतलब प्राइवेट सेक्टर में इतने बड़े मार्केट को होल्ड करके रखना, ये अपने आप में मोनोपोली है। टेक्निकली ये मोनोपोली नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, उसको बीट कर पाना किसी भी नए पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट है ना। कुछ कुछ कंपनीज राइट नाउ अभी अच्छा कर रही है, बट कंसेप्ट इज व्हाट कि आपकी कंपनी मोनोपोली होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात करें, तो उसमें सीडीएसएल करके है ना। भाई अभी सीडीएसएल, एक तो आपको उसमें आपकी डिपॉजिटरी करके एक्ट करना है, या फिर आपके पास एक दूसरी और ही कंपनी है, दो ही कंपनी है पूरे मार्केट में, है ना। उसके अलावा कोई है ही नहीं चाह रहा। अगर जो भी व्यक्ति इंडियन मार्केट के ऊपर काम कर रहा है, तो या तो सीडीएसएल पे जाएगा या डीएसएल पे जाएगा, है ना। सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मोनोपोली। या फिर आईआरसीटीसी, अगर रेलवे के बारे में बात करें, अगर आपको किसी भी ऐप से अगर आपको आपके टिकट रिजर्व करने हैं, तो आपको आईआरसीटीसी के द्वारा ही जाना पड़ेगा। भारत में किसी भी रेलवे में आपको टिकट बुक करना है तो आपको आईआरसीटीसी को पे करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स, है ना। सो पहली तो बात तो आपका कंपनी होना चाहिए मोनोपोली। दूसरा, उसमें एक एंट्री बैरियर होना चाहिए। एंट्री बैरियर मतलब उसको किसी ने क्रैक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए, है ना। एक मोट रहनी चाहिए उस बिजनेस में, बहुत ही डिफिकल्ट वे होना चाहिए अगर उस मार्केट के अंदर आना है उसको। जैसे बैंकिंग मार्केट में आने के लिए काफी एक तगड़ी मोट रहती है ना, उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपनी है एमटीआर, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उनको एरोस्पेस में, डिफेंस में ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें सैंक्शंस, बहुत सारे लाइसेंस, ये वो निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, बहुत सारी कंपनीज को, है ना। तो आई एम जस्ट गिविंग बेसिक आइडिया। ये जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बस स्टडी पर्पस के लिए, समझने के लिए कि कैसे चुना जाता है। या फिर ये वो ब्लू चिप्स होनी चाहिए। ब्लू चिप्स मतलब उसका मार्केट स्ट्रांग होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस अच्छे से होना चाहिए, है ना, काफी समय से उसने एक्सपर्टली उसने काम करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, है ना। तो एक सिंपल सी बात। नेक्स्ट बात है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। सिंपल सी बात, जितने भी साल कंपनी डेवलप कर रही है भाई, हर साल उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोइंग प्रॉफिट में होना चाहिए, ग्रोइंग थिंग्स में होना चाहिए। हाँ, एक दो ईयर आगे पीछे हो सकती है, बट अगर एट द एंड में देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो आपका जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रो होना चाहिए, और साइमल्टेनियसली आपका प्रॉफिट उसके साथ ग्रो होना चाहिए। अगर आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब आप उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डामाडोल है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डामाडोल है, तो अगर वो रिकवर नहीं कर पाए तो फिर कितना भी रेवेन्यू बढ़े दिक्कत आ सकती है आगे जाके, है ना।
तो दीज आर द बेसिक थिंग्स बाय विच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई आपकी कंपनी कितनी उस आपकी कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कितने सॉलिड है ना, सिंपल सी बात। देन वी नीड टू थिंक अबाउट मैनेजमेंट, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, मैनेजमेंट। देखो यार, इसमें ना आपको इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे यूएस मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो या कोई और मार्केट हो, उसमें आपको ना एक से एक धुरंधर कंपनीज मिलने वाली है जब आप स्टडी करोगे या फिर आप बेसिक भी चेकआउट करोगे तो, है ना। पर उसके मार्केट के बारे में आपको, ये मैनेजमेंट के बारे में आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना सॉलिड मैनेजमेंट है। सॉलिड इन द सेंस, मैं ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा, उसका क्या कह सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी कितनी सॉलिड है ना, कितनी ट्रांसपेरेंट वे से वो एग्जीक्यूट करता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा था अभी पिछले, जैसे अदानीज की कंपनी जो है ना 3300 से, ये स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ, 3300 पी के हिसाब से चल रही थी, है ना। बट वो हिंडरबर्ग आए, उन्होंने कुछ तो रिसर्च पब्लिश की, कुछ शेल कंपनी से इधर उधर, अब वो कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं पता। बट उसमें जो कॉमन शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, उनके तो 60-70% डाउन आ गए। कुछ उनके शेयर्स अभी रिकवर हो रहे होंगे, कुछ होंगे आगे जाके, सब कुछ ठीक भी हो जा सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट बताने का मतलब पॉइंट ये है कि अगर आपके मैनेजमेंट में कुछ इशू आ रहे हैं, आगे जाके मैनेजमेंट कहीं से ऊपर नीचे करता है, ठीक है, तो फिर उसको सफर करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, बिकॉज आवर कैपिटल इज वेरी वेरी लेस, है ना, एज कंपेयर टू कंपनी का एग्जिस्टेंस हमारा कैपिटल बहुत कम होता है, बट वो इम्पैक्ट करता है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर, ठीक है। सो हमेशा प्रयास करना चाहिए, रिसोर्सेज से हमने जानकारी लेनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उससे जानकारी लेनी चाहिए, भाई उस कंपनी का मैच, बिकॉज आप जो है कंपाउंडिंग के द्वारा पैसा बनाना चाहते हो, आप जो है रियलिटी में वेल्थ कमाना चाहते हो, है ना। आप कोई ट्रेडर नहीं हो कि भाई आज पैसा डाला फिर 2 दिन बाद देखा कि ओ बढ़ गए, निकाल दिया पैसा, फिर 10 दिन बाद देखा ओ कम हो गया, फिर डाल दिया। सो वी आर नॉट ट्रेडर्स, है ना। हमें जेन्यून में मनी अर्न करना है ना, मैक्सिमाइज करना है जो हमारा रिटर्न है ना। तो इसलिए हमें 5, 10, 15 साल तक या 20 साल तक, किसी को 30 साल तक इसमें मनी इन्वेस्ट रखना है ना। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता है कि इस 50, 100, 200 साल का सोचना है आपको। यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, 5, 10, 20, 30, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इट मीन्स यू आर एट द एज ऑफ 20, है ना। 50 साल तक आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 30 ईयर्स तक या 60 साल तक, 40, है ना। बट उसके बाद फिर आपको वो रेवेन्यू, मतलब कैसे आपको पैसे उसका इस्तेमाल करने, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ा रहे पता चला पर पोते और पोते को जा रहा है सारा का सारा स्टॉक्स। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट आल्सो साइमल्टेनियसली, है ना। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, बट दिस इज द वी नीड टू थिंक। हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो 10 साल 20 साल मैक्स, 30 साल, है ना, दैट इज ओके, है ना, फॉर गेटिंग गुड कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, ठीक है। सो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसको देखना जरूरी होता है। देन लास्ट वन होता है कि फ्यूचर ग्रोथ, है ना। फ्यूचर ग्रोथ मतलब सिंपल सी बात है कि भाई इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है ना। फॉर एग्जांपल अगर एचयूएल या आईटीसी है, सॉरी, उसके पास टोबैको कंजम्पशन ज्यादा है आईटीसी का, है ना। तो आप सोच सकते हो कि अभी इसका रेवेन्यू इतना है, अभी उसका प्रॉफिट इतना है, मैक्सिमाइज उसका रेवेन्यू डिपेंडेंट है टोबैको के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि टोबैको आगे जाके इंडिया में कितना कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा या कंजम्पशन कम होगा? यू कैन थिंक लाइक दिस। हालांकि आईटीसी ने एफएमसीजी में अपना रोल प्ले किया है, तो देखो कि भाई उनकी क्लासमेट्स की जो नोटबुक्स है वो कितना सेल हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्या, या उनके यम्मी या yippee जो भी नूडल्स है वो कैसे जा रहे हैं, या उनके बाकी के सारे प्रोडक्ट कैसे काम कर रहे हैं, है ना। वी कैन थिंक लाइक दैट कि ये आगे जाके ग्रो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, है ना। या नेस्ले, देखो नेस्ले का 80-90% जो भी मैक्सिमम उनका रेवेन्यू जो आता है वो बेबी फूड से आता है, ठीक है। अब बेबी फूड का मार्केटिंग करने के लिए लोग नेस्ले को कैसे जानते हैं, आइदर किटकैट से जानते हैं या मैगी से, और उसका रेवेन्यू में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है। पर हम देख सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस है, आप बेबी फूड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते,
है ना। तो फिर आगे जाके कितने बच्चों का जो बर्थ रेट है वो कैसे रहेगा, आगे बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कंजम्पशन बढ़ सकता है या स्टेडी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये बेसिक बेसिक बता रहे। एचडीएफसी बैंक जो है अभी वो आई थिंक वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट बैंक है ना, इंडिया की टॉप मोस्ट बैंक है, उसका एक्सपांशन वो कहाँ कहाँ पे कर सकती है। तो आप सोच सकते हो ऐसे, है ना, कोई भी कंपनीज के बारे में जिसके बिजनेस के बारे में आपको पता है, तो आप सोच सकते हो कि 5, 10, 15 साल में उसका ग्रोथ क्या हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंडेंट टू यू, है ना। सो फ्यूचर ग्रोथ, तो भाई कभी भी ये इसमें अगर आपको ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो आपने जो निकाले थे तो ये इसमें कट हो जाएंगे, है ना। समझो आपने बैंकिंग में 10 स्टॉक्स निकाले थे, समझो एसबीआई निकाला था, पीएनबी निकाला था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र निकाला था, बड़ौदा निकाला था, एचडीएफसी निकाला था, कोटक निकाला था, बजाज फाइनेंस निकाला था। बजाज फाइनेंस नॉन एनबीएफसी है, बता रहा हूँ बस आपको फाइनेंस सेक्टर में। तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो फिर उसमें से कुछ स्टॉक्स निकल जाएंगे, क्योंकि आपको वो 12-15 से ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है। फिर बाद में आप हिस्ट्री देखोगे आपको तो आपको पता चलेगा कि नहीं भाई ये कंपनी इतना है, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आना आएगा या नहीं आएगा। फिर आप इसको चेक करोगे तो जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है उसको आप कंसिडर कर सकते हो, बाकी लोगों को स्किप कर सकते हो। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आप देखोगे तो फिर बाद में चेक करके आप उसको भी देख सकते हो। मैनेजमेंट को देखोगे फिर उसमें से कुछ इरेडिकेट होगी। फ्यूचर ग्रोथ को देखोगे तो फिर उसमें से भी कुछ कंपनीज इरेडिकेट होगी। रियल लाइफ में बताता हूँ, ऑनेस्टली बताते हैं, अगर हम इसमें से 2-3 भी चीजें देखें, जैसे अगर आप सिर्फ ये मोड की बात करें, एंट्री बैरियर की, और मैनेजमेंट की भी अगर हम बात करें, और रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की भी, ये 3 जो है चीजें, इनकी भी अगर हम बात करें, टोटल 5,000 कंपनीज है ना इंडियन मार्केट में। तो गिन चुन के अगर इन 3 सेक्टर्स के ऊपर भी आप फोकस करोगे, ठीक से नॉर्मल फोकस भी रखोगे आप, तो आपके पास में सिर्फ 10 या 20 ही कंपनी बचेगी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियलिटी में बता रहे, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सो सिंपल सी बात है कि आप इनमें देखोगे तो फिर और भी आपको मतलब बेटर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, या फिर आपको 5,000 में से 10, 15, 20, 25, 30 ही कंपनी मिल जाएंगी। मतलब बता रहा हूं कि बहुत चीजें शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है अगर आप ठीक से देखोगे। अब अगर आपको ये जो चीजें हैं, है ना, जैसे थोड़ा अगर आप देख सकते हो तो निफ्टी फिफ्टी को बीट करना, हिस्ट्री, मोनोपोली एंट्री, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ, ये जो आपके तकरीबन 6 पॉइंट्स है। तो ये 6 पॉइंट्स को यूज कर सकते हो कि आपने जो सेक्टर्स चुने हैं उसमें जो कंपनी चुने हैं उसमें से कौन सी कंपनी लेनी है, कितनी कंपनी लेनी है। हर सेक्टर में से आपको एक कंपनी लोगे तो भी बढ़िया रहेगा। अगर आप 2 लेते हो हर सेक्टर में कि चलो भाई आगे पीछे हो जाए तो भी ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, या फिर आपको ज्यादा लेना है तो ज्यादा भी ले सकते हो, कम लेना है तो कम। मोर डाइवर्सिफाई नहीं करना है, ठीक है, पोर्टफोलियो को बेसिक सा डाइवर्सिफाई करना है, ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। पहले तो आपको सेक्टर्स चुनने हैं, हर सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, और ये 6 क्राइटेरिया से आपको पता चलेगी कि आपको किस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात आगे आने वाली कि भाई चलो स्टॉक्स के नाम तो पता चले, है ना, कौन से स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना है, पर कब करना है, कब करना चाहिए, कब करो, आज करो, कल करो, परसों करो, है ना, 1 महीने पहले करना चाहिए था या 10 दिन। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम ना, समटाइम्स मार्केट इज हाई, समटाइम्स मार्केट इज लो, समटाइम्स मार्केट का कुछ अलग ही सेटअप रहता है, हर एक का अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट रहता है। कब करना है किसी भी स्टॉक में एंटर, कब करना है, कब परचेस करना चाहिए, तो उसके भी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है। अब ये जो है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फंडामेंटल्स है ना, तो हर कोई व्यक्ति का अपना अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, हर एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, फ्यूचर ग्रोथ को देखने वाले बहुत सारे हैं, अलग अलग पैरामीटर लगाए जाते हैं। तो मैं जो है उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो जनरली बताई गई है बेंजामिन ग्राहम द्वारा, जिसको वॉरेन बफेट ने फॉलो किया था, जिसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेके आगे बढ़ता है। तो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो स्ट्रेटजीज चलती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। मतलब ये जो थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन है तो वहां से ये एक्सट्रैक्शन आता है। सो
अगर हम कब एंटर करना है उसके बारे में बात करेंगे तो पहली तो बात है कि भाई मिनिमम क्राइटेरिया है उसका कि वो 48 वीक्स के लो होने चाहिए परसेंटेज के द्वारा, या एनुअल में उसका जो रेट है वो वीक होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या हो जाता है ना, उनका जो पीई है ना वो डाउन हो जाता है एक्चुअली, है ना। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है ना, किसी कोई स्टॉक्स के बारे में जैसे ही उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो क्या आ जाता है, भरे हुए रैली में हाईयर पीए में जाके परचेस कर लेते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा हाई रेंज में जाके परचेस कर लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कोई भी स्टॉक्स हो, कितना भी तकड़ा हो, कितना भी उसका सॉलिड बिजनेस हो, कितना भी ग्रोथ उसका पर्सपेक्टिव अच्छा हो, कभी भी याद रखना वो आपको अपॉर्चुनिटी देना, कभी भूलना मत, कभी ये चीज को भूलना मत। देखो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कभी नहीं होना है ना। फोमो में कभी नहीं जाना है कि भाई मेरा लूज होगा, मेरा लूज होगा, ऐसा नहीं। आपको हर स्टॉक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देगा, ये कभी मत भूलना, है ना। नहीं तो बना दिए अभी, नहीं यार ये तो हाई के हाई ऊपर जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते रहा, मैं 100 देख रहा हूँ, 100 रुपए देख रहा था, फिर 200 हो गया, फिर 300 रुपए, अब मेरे को कब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। शांति बनाए रखो। दो ही देखो, जैसे लोग कहते हैं ना कि स्टॉक होल्ड करना एक कैपेसिटी होती है, जिसने स्टॉक होल्ड कर दिया वो स्टॉक मार्केट में जीत जाता है। उसके साथ कैपिटल भी होल्ड करना एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ होती है। जिसने कैपिटल होल्ड किया वो सही समय पे एंटर कर सकता है, सिंपल सी बात है ना। तो अगर आपने स्टॉक्स लिया है तो स्टॉक्स होल्ड करके रखो, और अगर आपके पास कैपिटल है तो कैपिटल होल्ड करके, नहीं तो आ गए भाई मेरे को डालना है, मेरे को डालकर इन्वेस्ट करना है, ऐसे नहीं होता है। अगर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में तो घुसो, नहीं है तो भाई रुको, शांति से बैठे रहो, है ना, ढूंढते रहो। ठीक है, और हाँ, रोज रोज खोल खोल के नहीं देखना है, अरे आज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रेड कैंडल हो रही है, ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, कहाँ से घुसूं मैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिलैक्स भाई, सिंपल सिंपल रखो। जितने भी अच्छे अच्छे सिंपल दिमाग वाले लोग जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब मार्केट बंद होता है तब स्टडी करते हैं, है ना। चालू मार्केट में कभी हाथ नहीं लगाते, बिकॉज जो हमारा बिहेवियर होता है, माइंड का जो एक्सप्रेशन होता है ना, माइंड का जो स्थिति रहता है, वो इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजन, इमोशनल डिसीजन ज्यादा होती है जनरली, है ना। सो शांति से सोच विचार करके डाटा के ऊपर, रिसर्च के ऊपर जब व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तब रिटर्न आते हैं भाई, है ना। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जब बात होती है तब जाके आउटपुट आता है ना। बहुत बार इमोशनल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, कुछ तो और भी केमिकल माइंडसेट में रहता है, तो गलती कर देता है। ठीक है, सो नाउ 48 वीक्स लो होने चाहिए एटलीस्ट, ये बेसिक क्राइटेरिया, इसमें नहीं चलेगा तो भी चलेगा। ठीक है, 5 ईयर पी एंड 10 ईयर पी लो होना चाहिए। अगर अब ये सारी चीजें जो है ना, आप किसी भी स्टॉक्स को आप देखोगे तो उनका पी रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्या होता है कि भाई आपको पता चलता है कि आपका स्टॉक्स के वैल्यू क्या चल रही है ना। क्या वो फेयरली वैल्यूड है उसके रेवेन्यू और ग्रोथ के हिसाब से, या फिर वो ओवर वैल्यूड है, या फिर वो अंडर वैल्यूड है। तो कभी भी एक बात समझो आप, अगर आपके फ्यूचर के रिटर्न को प्रोटेक्ट करना है तो आपको कभी भी फेयरली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड में नहीं घुसना है। फ्यूचर के अगर आपको रिटर्न्स को सेव करके रखना है तो आपको कभी भी प्रयास करना है, कोई भी कह सकता, कोई भी बता देगा आपको कि ओवर वैल्यूड में और फेयरली वैल्यूड में घुसना नहीं है। अगर सिंपल सी बात रखोगे, फेयर वैल्यूएशन रखोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए तो भाई बेटर वैल्यू के ऊपर उसको परचेस करो, मिल जाती है चीज़ें, है ना, सर्च करना पड़ेगा। तो थर्ड चीज़ है अंडर वैल्यूड, एंड उसका डिफरेंस चेक करो पीयर। जब आपको एक चीज़ ही पता चलती है कि भाई वो जो बंदा है, वो जो स्टॉक्स है, वो अपने 10 ईयर 5 ईयर्स के लो पे जा रहा है, उसके पी के लो पे ऊपर जा रहा है, सिंपल है। उसके बाकी के जो पीर्स है ना, उसकी भी वैल्यूएशन चेक करो सेक्टर के हिसाब से कैसी चल रही है ना। अगर आपको उससे बेटर स्टॉक्स, अगर आपको आपके सिलेक्शन में जो एक दो स्टॉक्स आए उसको आपको बेटर वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो उस वैल्यूएशन का रिस्पेक्ट करो, है ना, वैल्यूएशन का रिस्पेक्ट करो। सिंपल से फंडा है, कम प्राइस में लेना है, सिंपल सी बात। ठीक है, सो जितना अंडर वैल्यू रहेगा उसके पीर के साथ, अगर जैसे कंपटीटर के साथ हम उसके वैल्यूएशन को भी चेक करेंगे तो कंपटीटर के साथ भी उसका वैल्यूएशन बीटन डाउन होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलते हैं इसे। ठीक है, बाद में नियर ऑल टाइम लो पीई। ठीक है, प्रयास करो, जैसे आप ये दो चीजें देख लोगे तो ये नियर ऑल टाइम लो पीई रहेगा उसका, किसी भी स्टॉक्स का। अगर ये दो
क्रॉस चेक होते हैं। अगर ये नहीं होता है तो इसको पकड़ो, ये नहीं होता है तो इसको पकड़ो, और इन दोनों को करोगे तो ये नियरली ऑल टाइम लो पीई रहेगा। तो यहाँ पे पीई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, ये ज़रूरी है अगर आपको मैक्सिमाइज रिटर्न करने हैं। अगर आप यहाँ पे परचेस करते हो और यहाँ पे आपका एंड होता है सेलिंग का, तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। पर अगर आप वही यहाँ पे परचेस करते हो तो आपको इतना मिलेगा। तो टाइम हॉरिजन मैटर नहीं करेगा अगर आपने लोअर वैल्यूएशन पे परचेस किया है, पर अगर आपने हायर वैल्यूएशन पे किया तो आपको टाइम हॉरिजन भी आपको बीट करना पड़ेगा और ग्रोथ को भी बीट करना पड़ेगा। मतलब पूरा बहुत ही चीज़ें फेवरेबल होनी चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट बनने के लिए। तो इससे बेस्ट है कि भाई किसी भी टाइम जोन को जाने दो, लोअर वैल्यूएशन में परचेस करो तो आपको ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। देन मैनेजमेंट, ट्रिमिंग परसेंटेज और नॉट, ये देखो कि जब ये वैल्यूएशन डाउन हो रही है, ये जो भी वैल्यूएशन उसका पी का कंसेप्ट हो रहा है वो डाउन हो रहा है, उसमें मैनेजमेंट की क्या एक्टिविटी है कि भाई उसका जो कोर मैनेजमेंट है वो अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो रिड्यूस तो नहीं कर रहा। समझो फॉर एग्जांपल मैं प्रमोटर हूँ किसी कंपनी का, मेरे समझो 70% स्टॉक्स है या जितने भी स्टॉक्स है मेरे शेयर होल्डिंग है, उसमें से वैल्यूएशन कम हो रही है तो साथ ही साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्टॉक्स बेच रहा हूँ खुद के। 70 से मैंने 50 कर दिए, 60 कर दिए, जो भी कर दिए, या फिर 50 थे मेरे पास उसने 40 कर दिए, 30 कर दिए। इसका मतलब प्रमोटर जो है वो स्किप आउट हो रहा है उस कंपनी से, है ना, उस कंपनी से वो बाहर जा रहा है। वो क्यों जाएगा? अगर किसी की कंपनी है ना, वो कंपनी को रन कर रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उस कंपनी के बारे में उसके प्रमोटर की पता होता है। अगर कोई उसका जेन्युइन रीज़न है स्किप आउट होने का तो अलग बात है, बट अगर विदाउट आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा है और उसका कंटिन्यूसली शेयर होल्डिंग जो है वो ट्रिम हो रहा है, देन यू नीड टू बी, इट्स नॉट गुड साइन, है ना, फॉर कंपनी आल्सो एंड फॉर योर, देन यू कैन थिंक टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, है ना। एंड लास्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑलवेज ग्रो। जैसे हमने देखा था कि भले ही उसका वैल्यूएशन कम हो रहा है तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा ग्राफ दिखेगा कि भाई उसके जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था और वैल्यूएशन डाउन हुआ क्योंकि उसका रेवेन्यू कम हो रहा है ना। बट एक ही कैंडल होनी चाहिए, या फिर प्रॉफिट ग्रो हो रहा था, बस अभी प्रॉफिट कम हो गया इसलिए इसका वैल्यूएशन कम हो रहा है, ये ऐसा होता है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि भाई ये ऊपर है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कंटिन्यूसली रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो डाउन जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जिस समय पे हो उस समय पे शायद एक साल के लिए कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गए, या कुछ डंपिंग हो गया, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो गए जिसके कारण उस कंपनी को थोड़ा टेम्पररी प्रॉब्लम में फंस गया है, उसके कारण ये चीज़ें हो सकती है ना। कितना भी बढ़िया क्या कह सकते हैं व्यापार क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया स्टॉक क्यों ना हो, हायर वैल्यूएशन पे नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो लोअर वैल्यूएशन तो ये आपको मिल सकता है। तो अगेन वन मोर थिंग कि ईच वन स्टॉक गिव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन हिम। तो कोई भी स्टॉक होता है तो फियर ऑफ फेमो में मत जाओ, सफिशिएंट टाइम दो उसको, अच्छे से समय दो आपको उसको, और हमेशा याद रखना सिर्फ रिसर्च और रिसर्च करके ही आपको आपकी जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करना है। कोई भी यूट्यूबर आपको कह रहा है मत करो, कोई भी व्हाट्सएप पे आ रहा है मत करो, कोई भी एप्लीकेशन आपको 100 रीज़न दे रहा है ये करो वो मत करो। आपको जब तक चीज़ें बेसिक से ठीक से समझ में नहीं आती, आपको लगता नहीं, तो आप खुद से जब तक रिसर्च नहीं करते तब तक मत करो। और ये जो बेसिक पॉइंट्स है अगर आप इसको प्रॉपरली इवेल्युएट भी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए ताकि मैं उसके ऊपर फिर आपके लिए कुछ वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।